गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इतिहास के चौथे चैप्टर के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। देखेंगे कि चौथा जो चैप्टर है वो है भारत में राष्ट्रवाद। और भारत में राष्ट्रवाद को स्टार्ट करने से पहले हम यह जानेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। इस चैप्टर के अध्ययन के उपरांत हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है और राष्ट्रवाद की भावना जो है वो किस प्रकार आई और इनके क्या परिणाम हुए। राष्ट्रवाद की भावना की जागृति जब हुई तो इस भावना की जागृति के बाद इनका क्या परिणाम सामने आया। महात्मा गांधी का राजनीति में आना और पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदलना, यानी कि ये कहा जाए कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है और उदय के उपरांत भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। महात्मा गांधी भारत की राजनीति में कब प्रवेश करते हैं और उनके प्रवेश के बाद भारत की राजनीतिक दिशा और दशा किस प्रकार से बदलती है। गांधी जी के द्वारा जो चार आंदोलन चलाए गए वो आंदोलन कहाँ तक फलीभूत हुई और उनका जो है भारत की स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद शब्द से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव, समर्पण। यही राष्ट्रवाद है। जब व्यक्ति अपने देश के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखे तो वह व्यक्ति राष्ट्रवादी कहलाता है। तो राष्ट्रवाद से तात्पर्य है कि यदि किसी विशेष भौगोलिक परिक्षेत्र के अंतर्गत जो लोग रहते हैं वह सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक होकर अपने देश के उत्थान के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मिलजुल कर जो कार्य करते हैं, यही तो राष्ट्रवाद है। हम देखते हैं क्या कि भारत में, एक मिनट, पहला स्लाइड क्या है? क्या है कि इस अध्याय में मैंने बता दिया कि राष्ट्रवाद का उदय और महात्मा गांधी का युग का प्रारंभ कब से होता है और इसके द्वारा जो जन आंदोलन चलाए गए है ना, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास। भारत में क्या है कि राष्ट्रवाद का विकास जो है औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। तो यहाँ एक शब्द है औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन का क्या मतलब है? औपनिवेशिक शासन का मतलब ये हुआ कि जब भारत जो है ब्रिटिश शासन के अधीन था तो उस समय भारत की शासन सत्ता ब्रिटेन के द्वारा चलाया जाता था और ब्रिटिश सरकार जो है भारतीय लोगों का जो है आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करने से कहीं भी परहेज नहीं करते थे। तो औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, यानी अपने राष्ट्र के विषय में सोचने की भावना, अपने राष्ट्र के विषय में सोचने की जो प्रवृत्ति होती है, ठीक है, उस प्रवृत्ति का जगना, यानी कि राष्ट्रीय चेतना का उदय। ऐसी चेतना में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता की भावना निहित होती है। इसमें क्या होता है, जब राष्ट्रवाद लोगों के अंदर उभरता है, आता है,
तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सभी क्या होते हैं, एकजुट हो जाते हैं, एकत्रित होकर के देश के भला के विषय में सोचते हैं। 1857 विद्रोह के पूर्व भी क्या है कि अंग्रेजी अधिकारी या अधिपति यानी कि अंग्रेजों का क्या था, आधिपत्य था, के विरुद्ध क्षेत्रीयता के आधार पर औपनिवेशिक शासन का विरोध किया गया। कहने का तात्पर्य है सन 1857 को हम लोग क्या है कि भारत की स्वतंत्रता का पहला क्रांति मानते हैं। विद्वानों का मानना है कि जो भारत की स्वतंत्रता की पहली क्रांति जो है वो 1857 की क्रांति है, लेकिन इन 1857 की क्रांति से पूर्व भी क्षेत्रीय आधार पर औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध, औपनिवेशिक शासन के अगेंस्ट में जो है कई तरह के आंदोलन जो है वो चलाए गए। इस आंदोलन में एग्जाम्पल के स्वरूप में हम देखते हैं कि कोल विद्रोह, यह 1831 से 1833 के बीच चलाया गया था, जो कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत जनजाति समुदाय जो ट्राइबल होते हैं ना, एससी, ये एसटी लोगों के द्वारा, जो जनजातीय थे उनके द्वारा जो है क्या है कि उनको ब्रिटिश अधिकारी, साहूकारों, महाजनों या बड़े बड़े जमींदारों, ठीक है, उनके द्वारा तंग करवाया जाता था, जिनके विरुद्ध जो है इन लोगों ने क्या किया, एकजुट होकर, संगठित होकर के उनके विरुद्ध क्या किया, विद्रोह किया। उसी प्रकार से संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में झारखंड के और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में यह विद्रोह चलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं नील विद्रोह, यह 1859 और 60, यह बंगाल के नादिया जिले के क्षेत्र में यह आंदोलन चलाया गया था। अगला देखते हैं पावना विद्रोह, यह 1873 से 76 तक बंगाल के पावना जिले में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस जो क्षेत्रीयता के आधार पर जो आंदोलन चलाया गया वह सन 1857 की क्रांति से पूर्व के आंदोलन है और कुछ बाद के भी आंदोलन है जो कि क्षेत्रीयता के आधार पर आंदोलन किए गए। ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय भावना को बलवती करने का प्रयास किया। इस पिक्चर में आप देखे होंगे, पीछे वाले पिक्चर में, कि ये जो देख रहे हैं ये सभी आंदोलन के नायक हैं। ये सभी जो है आंदोलन के नायक है, जिनके द्वारा क्या है भिन्न भिन्न तरह के आंदोलन को स्वरूप दिया गया, आंदोलन का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया है। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्र की अवधारणा और राष्ट्रीय चेतना का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही हुआ। यानी कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या है कि राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय विकास की अवधारणा जो है वो पनपने लगी थी। भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण जो है वो पश्चात शिक्षा के प्रचार, मध्यम वर्ग का उदय और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में साहित्य और समाचार पत्रों के विकास तथा भारतीय राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना, विशेषतः 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को उत्तेजना प्रदान की। कहने का तात्पर्य है कि ये राष्ट्रवाद की जो भावना भारत के लोगों के अंदर पैदा ली, जन्म ली, वो कैसे, तो इसमें जो है कई फैक्टर जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट हुए, कई फैक्टर जो है वो काम किया। तो सबसे पहले क्या है कि भारत की जो राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण हुआ, इस एकीकरण के पश्चात जो है शिक्षा का प्रचार हुआ और शिक्षा के प्रचार के बाद जो है मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और ये मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो पढ़े लिखे होते थे और हर क्षेत्र में संपन्न होते थे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के द्वारा भी जो है लोगों को संगठित किया गया और जो लोग रूढ़िवादिता और कुरीति में फंसे हुए थे उसे बाहर निकाला गया और देश के विषय में सोचने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद साहित्य और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक जो है यह मैसेज दिया गया कि जो औपनिवेशिक देश है, जो हमारे देश में शासन कर रहा है ब्रिटेन, वो कहीं ना कहीं हमारा क्या है हर तरह से जो है शोषण करने के
शोषण करने का चक्रव्यूह स्वांग रच रहा है और हमारा शोषण ही कर रहा है। इससे मुक्ति हम कैसे पाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और नई नई तकनीकें बनानी होगी, योजनाएं बनानी होगी। और साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म की भी आवश्यकता थी, जो कि प्लेटफॉर्म देने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में मुंबई में किया गया। आगे हम देखते हैं कि 1919 से 1947 तक के चरण जो थे वो महात्मा गांधी का जो है इसमें निर्णायक भूमिका अदा करने का काम किया। महात्मा गांधी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है यह काल गांधी युग के नाम से भी विख्यात है। 1919 से लेकर के 1947 तक का जो कालखंड है, इस कालखंड को क्या बोलेंगे, गांधी काल, यानी कि गांधी युग। इसको हम गांधी युग भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि गांधी युग को कब से कब तक माना जाएगा। तो गांधी युग जो है वह 1919 से 1947 तक माना जाएगा। ये देख रहे हैं 1857 की क्रांति का कैसे अंग्रेज के द्वारा जो है दमन किया जा रहा है। अंग्रेज लोग जो है ये क्रांति को सफल नहीं होने दिया। यदि यह क्रांति सफल हो जाती तो हमें बहुत पहले ही आज़ादी मिल जाती। गांधी जी ने अपने औपनिवेशिक शासन से संघर्ष के लिए, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी, सत्ता थी, औपनिवेशिक शासन जो था, उसके लिए सत्याग्रह का मार्ग अपनाया कि सत्याग्रह के माध्यम से, सत्याग्रह के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, आज़ादी ले सकते हैं। और ये सत्याग्रह जो है सत्य और अहिंसा पर आधारित था। महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह है वह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। गांधी जी ने 3 सशक्त आंदोलन चलाए। गांधी जी के द्वारा 3 सशक्त जन आंदोलन, जिसमें संपूर्ण भारत की जनता, मैक्सिमम लोगों ने सहयोग किया और भाग लिया। तो वो आंदोलन सविनय, सबसे पहला आंदोलन जो था वह असहयोग आंदोलन था। उनका कालखंड 1920 से 22 था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, उनका कालखंड 1930 से 1934। और फिर अंत में भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। और यही आंदोलन जो है वह भारतीय स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित कर दिया। अब हम देखते हैं कि इन आंदोलन के पूर्व या इस आंदोलन के बीच के क्रम में, यानी कि 1919 से लेकर के 1947 के बीच में या उससे पूर्व 1800 यूं कह लो कि 1857 से लेकर के 1947, ठीक है, कि बीच में बहुत सी घटनाएं घटी और उन घटनाओं के उपरांत जो है हमें आज़ादी मिली। लेकिन जहां तक राष्ट्रवाद की बात आती है कि राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार प्रचार कैसे हो पाया, तो कहाँ कुंठित था राष्ट्रवाद की भावना, इन चीज को भी हम समझते हैं कि पहले भारत क्या है, अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। और छोटे छोटे राज्यों में भारत जब विभक्त था तो वहाँ के शासक या वहाँ के लोग केवल अपने विषय में ही सोचते थे और अपने छोटे से राज्य के विकास के लिए सोचा करते थे और उसके लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। उसे ये पता नहीं था कि ये छोटा सा राज्य जो है कहीं ना कहीं क्या है, भारत का ही एक हिस्सा है। इस समय स्थानीय भावना क्या थी, प्रबल थी। विखंडित होने के कारण जो है प्रत्येक राज्य और वहां के निवासियों की सोच अपने तक सीमित थी तथा एक संपूर्ण राष्ट्र की चेतना का अभाव था। इस समय स्थानीय भावना क्या थी, प्रबल थी। जो लोकेलिटी था, जिस क्षेत्र में जो लोग निवास करते थे, केवल उसी के विषय में वो सोचते थे। संपूर्ण भारत के विषय में, अखंड भारत के विषय में उनकी सोच गहरी नहीं थी। दूरदर्शिता का अभाव था। विखंडित होने के कारण प्रत्येक राज्य और वहां के निवासियों की सोच अपने तक सीमित थी तथा एक संपूर्ण राष्ट्र की चेतना का क्या था, अभाव था। सभी इकाइयों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास नहीं किया गया। जिस समय राष्ट्रवाद की भावना का विकास चल रहा था, दौर था, उस समय ये सब समस्याएं थी जिसलिए राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं हो पाया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से परिस्थितियां बदलने लगी। अंग्रेजी सरकार की औपनिवेशिक नीति की प्रतिक्रिया सभी राज्यों में हुई, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो नीति अपनाई गई उसकी प्रतिक्रिया
भारत के कोने कोने में हुई, ठीक है, और इससे सभी त्रस्त थे। भारत के हर कोने और हर हिस्से के लोग ब्रिटिश नीति से क्या थे, परेशान थे। सभी राज्यों में हुई इस प्रतिक्रिया ने राष्ट्र और राष्ट्रवाद की कल्पना को मूर्त रूप देने का काम किया। और क्या है कि यह प्रतिक्रिया जो हुई भारत के चारों ओर, तो यह प्रतिक्रिया क्या है कि यह प्रतिक्रिया जो है राष्ट्र और राष्ट्रवाद की कल्पना को मूर्त रूप दिया कि हाँ, राष्ट्रवाद भी कोई चीज है। तो राष्ट्रवाद क्या है, कोई वस्तु है नहीं, ये भावना है, यह मानव का क्या है, भावना है। और यह भावना जो है इस बात को सिद्ध करता है कि हमें क्या है, हमें अपने राष्ट्र के लिए समर्पित रहना है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं, है ना। तो इस प्रकार का समर्पण, लोग अपने आप को एक देश का निवासी मानने लगे। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक एकीकरण के जो प्रयास थे किए जाने लगे। फलस्वरूप लोगों ने अपने देश के प्रति लगाव की भावना बढ़ गई और राष्ट्रीय चेतना का क्या हुआ, विकास हुआ। इसी के साथ राष्ट्रवाद की भावना भी बलवती होती गई। जैसे जैसे लोग संगठित होने लगे, एकत्रित होने लगे और अपने राष्ट्र के विषय में जब उसके चिंतन में आने लगा बात कि नहीं, हमें क्या है, सबसे पहले हमें अपने राष्ट्र के विषय में सोचना है। राष्ट्र है तो क्या है, हमारा अस्तित्व है। तो जब इस प्रकार की भावना जब लोगों के मन में बैठ गया तो कहते हैं ना कि तब राष्ट्रवाद की भावना जो है वह क्या हुई, बलवती होने लगी और इसका असर भी दिखने लगा। ये देख रहे हैं अखंड भारत, इसमें क्या है कि ऊपर से नीचे सभी कई तरह की विविधता है, लेकिन हर विविधताओं को समेट करके लोगों ने क्या किया, एकता का परिचय दिया। और एकता का परिचय का परिणाम ये हुआ कि हम कई इतने लंबे संघर्षों के बाद 1947 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश जो है हुकूमत से क्या हुए, स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए। अब देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण हैं। राष्ट्रवाद को समझ गए हम लोग कि राष्ट्रवाद क्या होता है। अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची भक्ति, सच्ची लगन, सच्चा समर्पण ही राष्ट्रवाद है, ठीक है। अब यह उदय जो हुआ इसके कारण पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि किन किन परिस्थितियों के कारण से राष्ट्रवाद की भावना जो है वह बलवती हुई, वह प्रबल हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेज लोग जो थे वह किस प्रकार की नीति का अवलंबन कर रहे थे, साम्राज्यवाद का, यानी कि अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। जब बात आती है ब्रिटिश हुकूमत की तो आप सभी जानते होंगे कि यह एक व्यापारी के रूप में भारत में प्रवेश किया था 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। और यह व्यापारी जो है व्यापार करते करते पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। तो इसके पीछे जो इनकी रणनीति काम कर रही थी वह दो तरह की रणनीति काम कर रही थी। पहला, फूट डालो शासन करो, और दूसरा जो रणनीति था कि साम्राज्यवाद का विस्तार, यानी कि अपने क्षेत्र का विस्तार। धीरे धीरे इन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष पर क्या किया, आधिपत्य स्थापित कर लिया, कुछ एक क्षेत्र को छोड़ करके। तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ता असंतोष। जो अंग्रेज लोग थे उनकी नीति जो थी वह औपनिवेशिक जनता के प्रति हितकर नहीं थी, उसके विषय में वो बेहतर नहीं सोचते थे, जिनके कारण से औपनिवेशिक जनता यानी कि भारत के लोग के अंदर जो है इनके प्रति असंतोष बढ़ता गया, विद्रोह की भावना बलवती होती गई। अंग्रेजी सरकार की प्रशासनिक नीतियों के शोषण के शिकार देसी रजवाड़े, तालुकदार, महाजन, कृषक, मजदूर और मध्यम वर्ग सभी बने। ऐसा नहीं था कि जो समाज में कमजोर थे, दबे कुचले लोग थे, केवल उन्हीं का शोषण हो रहा था, जो शिक्षित नहीं थे। हर वर्ग का शोषण हो रहा था, यहाँ तक कि जो देसी रजवाड़े थे यानी कि जो राजा लोग थे उन राजा का भी शोषण हो रहा था। उनके राज सत्ता में भी जो है इन्होंने कुटिलता का प्रवेश करवा दिया, कूटनीति का इस्तेमाल करके राजा को मरवा दिया, ठीक है। और इस प्रकार की भावना जो है कहीं ना कहीं
क्या है, इस प्रकार की भावना जो है वह कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है। अभी जैसे देखिए, जब पलासी का युद्ध हुआ, आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, 9th क्लास में पढ़े होंगे, 8th क्लास में पढ़े होंगे कि पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये इस प्रकार के जितने भी युद्ध हुए उनमें जो राजा की हार हुई उसमें राजा के ही लोग उसके साथ गद्दारी कर गए। तो ये गद्दार, ये इस प्रकार की भावना, गद्दारी की भावना उसके मन में पैदा करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये अंग्रेज ही थे। ठीक है, तो हर प्रकार से सभी को इन्होंने क्या किया, परेशान करने का काम किया। इसके बाद इसके हितों की उपेक्षा की गई। जो राजा लोग थे, व्यापारी लोग थे, जो किसान लोग थे, जो मजदूर लोग थे, आम जनता लोग थे, हर लोगों के हितों की ये उपेक्षा करके केवल अपने कोष को भरने का काम किया। तो इससे क्या है कि वहाँ भारत की जनता में, भारत के राजाओं में, भारत के जो महाजन लोग थे, मतलब हर सोसाइटी के लोगों में क्या है, ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है एक क्षोभ उत्पन्न हो गया। दूसरा हम देखते हैं आर्थिक कारण क्या है कि सरकारी आर्थिक नीतियों के कारण कृषि और कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए। अभी देख रहे हैं कि कपड़ा फैक्ट्री भारत में पहले से ही था और ये कंपटीटर था, ये कंपटीशन दे रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि भारत की जो कुटीर उद्योग व्यवस्था थी, लघु उद्योग व्यवस्था थी, उनको नष्ट करने का काम किसने किया? अंग्रेजों ने किया। तो किस प्रकार से यह नष्ट होगा? तो सबसे पहले किसी भी देश के धंधे को नष्ट करना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले वो एक नीति बनाया और उस नीति के तहत जो है आयात पे जो टैक्स लगता था वो क्या कर दिया? फ्री कर दिया। अब आयात पे टैक्स क्या हो गया? फ्री हो गया। तो ब्रिटिश जो है वो अपना सामान भारत में आराम से लाते थे और उसको कोई टैक्स लगता नहीं था और सस्ते दामों में बेचते थे। यदि भारत के द्वारा जो स्वनिर्मित, जो देसी निर्माण था, भारत के द्वारा जो वस्तु का निर्माण किया जाता था उस पर खर्च ज़्यादा बैठता था तो उसका दाम ज़्यादा होता था। ठीक है, और उनके द्वारा जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा या यूरोप वासियों के द्वारा जो सामान, जो प्रोडक्ट ला करके बेचा जाता था भारत में, वो सस्ते कीमतों में बेचा जाता था। तो स्वाभाविक सी बात है कि सस्ता सभी लेना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से उद्योगों को क्या किया? नष्ट किया गया। किसानों पर लगान लगाए गए एवं कर्ज का बोझ बढ़ गया। लगान लगाने से पैदावार कम हुआ और सरकार को कर देना है ज़मीन का, अनाज का। तो यदि पैदावार अच्छा नहीं होगा तो किसान कहाँ से दे पाएगा? तो वह क्या हो जाएगा? कर्ज के बोझ में डूबता चला जाएगा। सरकार की प्रत्येक भू राजस्व नीति, जैसे अस्थाई बंदोबस्त समझते हैं ना कि जैसे हाट बाजार में देखते हैं आजकल ना कि हाट बाजार का बंदोबस्ती हो जाता है या फिर बस स्टैंड का बंदोबस्ती हो जाता है ना, कुछ महीने के लिए, कुछ समय के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, कोई ना कोई वो ले लेता है और इसके बाद अपने हिसाब से वो उसको चलाता है। तो ये बंदोबस्ती व्यवस्था जो थी, ये बंदोबस्ती व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक क्या है? लगान वसूल करना। यानी कि एक बार बंदोबस्त कर दिए कुछ समय के लिए और पैसा उनसे जो है तुरंत ले लिया। अब धीरे धीरे जिन्होंने वो बंदोबस्त लिया, ठीक है, वो अपने हिसाब से उस क्षेत्र के नागरिकों का शोषण करता रहेगा। आगे हम देखते हैं कि 1882 में सरकार ने सूती वस्त्रों पर क्या किया? आयात कर हटा दिया। अब आयात कर हटाने से भारतीय उद्योग नष्ट होने लगे, क्योंकि भारतीय उद्योग का जो लागत था वो ज़्यादा हो रहा था और ज़्यादा लागत की संपत्ति को मुनाफा लेकर के ही बेचा जाएगा, घाटे में तो नहीं बेचा जा सकता है। अंग्रेजी आर्थिक नीति ने भारत से धन निष्कासन हुआ। अब इस प्रकार की नीति से क्या हुआ कि भारत से धन का निष्कासन हुआ, भारत से धन निकलने लगे, क्योंकि भारत के लोगों के द्वारा क्या है? यूरोप की वस्तु को की खरीदारी ज़्यादा होने लगी, क्योंकि वह सस्ते मूल्य में मिलते थे और यहाँ से जो ब्रिटिश थे वो यहाँ से कच्चा माल आराम से सस्ते दामों में ले जाते थे और वहाँ से अपने देश से निर्मित वस्तु को भारत में ला करके बेचते थे और सस्ते दामों में बेचते थे। नेक्स्ट देखते क्या है कि इससे भारतीयों में प्रतिक्रिया हुई और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। तो अभी हमने देखा कि आर्थिक कारण
ठीक है, और दूसरा जो था वो साम्राज्यवादी नीति। इन दोनों कारणों से क्या है कि भारत की जनता के मन में कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र के प्रति चेतना, राष्ट्र की चेतना के प्रति विकास होता चला गया कि नहीं, आखिर हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है और हम मतलब मेरे ही देश में मेरे ही साथ क्या हो रहा है, मेरा ही शोषण किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। तो इस अन्याय के विरुद्ध वो खड़ा होने लगे, आवाज उठाने लगे। नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। जैसे जैसे पाश्चात्य जगत से लोग, भारतीय लोग जुड़े, वहाँ की जो मतलब व्यवस्था थी और वहाँ कई जो मतलब क्रांतियाँ हुई यूरोप में, उन क्रांतियों के विषय में जब भारतीय लोगों ने जाना, पढ़ा, अनुभव किया, देखा, तो पता चला कि नहीं, क्या है कि यदि हम इसके सामने प्रतिकार करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो हमें भी परिणाम अच्छा मिलेगा। तो 19वीं शताब्दी में भारत अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार ने भारतीयों की मानसिक जड़ता समाप्त कर दी। मन में जो क्या था, जड़ता था कि नहीं, हम इससे युद्ध नहीं कर सकते, हम इसका प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, हम कमजोर हैं, इस तरह की भावना जो है वह खत्म हो गई। रूसो महोदय है, गैरिबाल्डी है, ठीक है, जोसेफ मेजनी है, इन लोगों के द्वारा जो क्रांति की गई, उन क्रांतियों को पढ़ करके इसमें एक नई चेतना का प्रसार हुआ, नई भावना का विकास हुआ, ठीक है। वह भी अब क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, फ्रांस में जो क्रांति हुई, ठीक है, इन सभी क्रांतियों के अध्ययन के उपरांत, इन क्रांतियों से जब वो परिचित हुए तो राष्ट्र भावना की क्या, राष्ट्र भावना और ज़्यादा बलवती हुई। रूसो, वाल्तेयर, मेजनी, गैरिबाल्डी जैसे दार्शनिक एवं क्रांतिकारियों के विचारों का प्रभाव भारतीय मनुष्यों पर पड़ा, ठीक है। फिर मध्यम वर्ग का उदय। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। जब भारत के लोग अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के साथ जुड़े, पाश्चात्य जगत से जुड़े, तो एक नए वर्ग का उदय होता है और वह नया वर्ग क्या कहलाता है, मध्यम वर्ग कहलाता है। इसमें मुख्यतः अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त और प्रशासन से जुड़े लोग थे। इस मध्यम वर्ग में पढ़े लिखे लोग, ठीक है, और सरकार में अपनी सेवा देने वाले लोग। तो इसमें अध्यापक है, वकील, डॉक्टर, राजकीय कर्मचारी, यानी कि हर तरह से ना तो पूरा संपन्न और ना ही पूरा गरीब, यानी कि मध्यम बीच वाले लोग, ठीक है, जो कि अच्छे से पढ़े लिखे होते थे और उनके पास अच्छा खासा रुपए भी होता था। तो आरंभिक काल में ये वर्ग सरकारी नीतियों की हिमायती थे, परंतु धीरे धीरे इस वर्ग की दृष्टिकोण में बदलाव आने लगा, ठीक है। यह वर्ग जो है अब समानता एवं स्वतंत्रता के पक्षधर बन गए और सरकारी नीतियों का विरोध करने लगे, उनके विरोधी बन गए। जो उनके हिमायती थे और इनकी नीति का जब वह अनुसरण किया, देखा, तो उसे पता चला कि नहीं, ये जो है हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। तो फिर क्या है कि उनके द्वारा जो है सरकार की नीतियों का ही विरोध किया जाने लगा। इनसे सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जागने और जगाने में सफलता मिली। राजनीतिक चेतना भी जगी और दूसरे को भी जगाने का काम किया। साहित्य और समाचार पत्र का योगदान। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में अनेक समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं प्रकाशित होनी आरंभ हुई। ये पत्र पत्रिकाएं जो है प्राचीन समय में भी ज्ञान का एक सशक्त माध्यम था और आज भी ये ज्ञान का सशक्त माध्यम है, ठीक है। तो जैसे देखते हैं हिंदू पैट्रियट, हिंदू आजाद और संवाद कुमुदी इत्यादि अनेक ऐसे पत्रिकाएं थी, समाचार पत्र था, जिनके माध्यम से आम जनता को ब्रिटिश नीतियों का जो है पता चल पाता था, ठीक है। और जब आम जनता को ब्रिटिश नीतियों का पता चलता था तो आम जनता के अंदर जो है उसके प्रति जो समर्पण था, उसके प्रति जो राजभक्ति थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आना प्रारंभ हुआ। इसमें भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दे को उठाकर सरकारी नीतियों की आलोचना की गई। इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सरकार की नीति की और सामाजिक मुद्दे को रखा गया और सरकार की जो अच्छी जो नीति नहीं थी उनकी आलोचना भी की गई। और इस प्रकार के कार्य को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति थे
महापुरुष थे उसमें हम देखते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शास्त्री चिपलंकर, सुब्रमण्यम भारती, अल्ताफ हुसैन हाली जैसे साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं द्वारा राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने का प्रयास किया। आगे हम देखते हैं क्या है कि नेक्स्ट सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव। अभी हम लोगों ने पूर्व में देखा साहित्य पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक जो है सरकार की नीति को दिखाया गया। अब जो धार्मिक कुरीति हम लोगों के समाज में विद्यमान थी उन कुरीतियों से भी लड़ना जरूरी था, क्योंकि जब तक हमारे अंदर का जो भाव है, गलत भाव, जब तक वो दूर नहीं होगा तो अच्छे भाव को स्थान मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या हुआ कि इस समय तक समाज एवं धार्मिक कुरीतियों और रूढ़िवादिताओं से ग्रस्त हो चुका था। समाज जो था वह क्या था, रूढ़िवादिता और कुरीतियों से ग्रस्त था। इसमें सुधार लाना आवश्यक था। अतः बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। पूरे भारत में आंदोलन हुआ समाज सुधारने का, जिसमें राजा राम मोहन राय अग्रणी भूमिका में आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के प्रयासों से नई चेतना जगी। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, आर्य समाज की स्थापना की गई, प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। इस प्रकार के संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से लोगों को जागृत किया गया। लोगों को ये बताया गया कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान होता है। जहां हम जन्म लेते हैं और जो माँ हमें जनती है क्या है, वह क्या है, स्वर्ग से भी उनका पद ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा होता है। ये भावना लोगों के अंदर विद्वान करने का काम इन सारी संस्थाओं और इन महापुरुषों के द्वारा किया गया। एकता, समानता एवं स्वतंत्रता की भावना जागृत की तथा भारतीयों में आत्मसम्मान, गौरव एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने में योगदान किया। आगे हम देखते हैं पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के संपर्क। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के संपर्क में आने तथा पश्चिमी जगत से परिचित होने से कुछ भारतीयों के द्वारा क्या हुआ कि पश्चात राजनीतिक चिंतन एवं दर्शन तथा क्रांतिकारी आदर्श से परिचित हुए और इन्हीं लोगों के द्वारा जो है पश्चिमी चिंतन का प्रसार कर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया गया। यानी कि पश्चिम के लोग किस प्रकार से अपने आप को स्वतंत्र किया, किस प्रकार से अपने देश को विकसित किया, इस प्रकार के चिंतनों का अध्ययन करके वहाँ के जो थिंकर्स थे उनकी जो लिखी हुई रचना थी उनका अध्ययन करके, वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन करके भारतीयों के बीच एक नई चेतना जगाने का काम किया गया। आगे देखते हैं प्राचीन संस्कृति का ज्ञान। जो हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति थी उनका भी ज्ञान हमें होना जरूरी था। हमारे क्या है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना भूगोल, अपना इतिहास पता होना चाहिए। जब मनुष्य को अपना भूगोल, अपना इतिहास पता होता है तो उनका दिन जो है वह स्वर्णिम होता है, अच्छा होता है, बढ़ता है। तो भारत के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी ने लोगों में क्या किया, देश प्रेम की भावना को बढ़ाया। इससे क्या होता है, एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है कि हमारे जो पूर्वज थे इतने महान थे, योद्धा थे, है ना। तो प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति को उजागर करने में अनेक जो है वो प्रबुद्ध यूरोपीय विद्वान जैसे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, मोनियर विलियम्स, चार्ल्स विल्किंसन और भारतीय विद्वान राजेंद्र लाल मित्र, आरजी भंडारकर इत्यादि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन लोगों के द्वारा जो है नई नई पुरानी चीज़ों को खोज करके नई तरीके से लोग आम जनता के समक्ष जो है वह प्रेषित करने का काम किया गया। विलियम्स जोन्स के प्रयास ने 1784 में, ये सब डेट वाला जो है ना ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, 1784 में कोलकाता में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने क्या किया, अनेक प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया, जिससे सभी लोग भारत की संस्कृति से, सभ्यता से परिचित हो सके। प्राचीन लिपियों और अभिलेखों को पढ़ा गया एवं ऐतिहासिक स्थलों एवं स्मारकों की
खोज की गई। इससे भारतीयों में देशभक्ति और गौरव की भावना क्या हुआ, जगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है प्रजाति विभेद की नीति। इन सभी नीति ने राष्ट्रवाद में उदय का एक महत्वपूर्ण कारण बनने का काम किया। तो हम देखते हैं क्या कि अंग्रेजों की प्रजाति विभेद की नीति जो था वह अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। अंग्रेज जो है क्या है, अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को हीन दृष्टिकोण से देखते थे। ये प्रजाति विभेद जो होता है, नस्लीय भेदभाव, ठीक है, तो ये इनके रग रग में कूट कूट के भरा हुआ था। आप जब पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका के बारे में तो वहां भी नस्लीय भेदभाव करने वाले यही लोग थे, है ना। तो ये अंग्रेजों की प्रजाति विभेद की नीति थी। वह अपने को श्रेष्ठ और भारतीयों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे तथा उन्हें काला और देसी कहते थे। अपने आप को गोरे कहते थे, गोरे चमड़ी वाले। उसके साथ वह अब क्या है कि वे लोग अपने आप को क्या है, भारतीयों से महान समझते थे। उसके साथ वह कोई संबंध जो है रखना नहीं चाहते थे। उसके साथ वह कोई सामाजिक संबंध नहीं रखते थे। भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध थे, जैसे कि भारतीय क्या है, यूरोपीय क्लब में प्रवेश नहीं कर सकता था। यूरोपीय क्लब जो ब्रिटिश लोगों के लिए बनाया गया था, ठीक है, उसमें भारतीय लोगों का जाना प्रतिबंधित था। रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डब्बे में बैठ करके सफर नहीं कर सकते थे, या फिर जिस डब्बे में ये ब्रिटिश लोग मतलब सफर करते थे उस डब्बे में भी भारतीयों को जाना वर्जित था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि भारतीय लोगों के लिए एक ही अपराध के लिए दो दो नीति जो है काम करती थी। भारतीय लोगों के लिए क्या थी, दंड की व्यवस्था या दंड का विधान कुछ और था। लेकिन यदि वही काम, वही अपराध अंग्रेज लोग करते थे तो उसके लिए दंड का विधान कुछ और था, ठीक है। तो भारतीयों को कड़े से कड़े दंड दी जाती थी और अंग्रेजों को उसके तुलना में बहुत कम या फिर माफ कर दिया जाता था, चेतावनी देकर के छोड़ दिया जाता था। कहने का मतलब समान अपराध के लिए भारतीयों को अधिक और अंग्रेजों को कम सजा मिलती थी। भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई भी नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार की प्रजातीय भेदभाव मौजूद था उस समय, जो कहीं ना कहीं क्या है, भारतीय लोगों के अंदर में यह भावना को और बढ़ाने का काम किया कि मेरे ही देश में मेरे साथ जो है यह ज्यादा अन्याय हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि सरकारी नागरिक सेवा में भारतीयों का प्रवेश कठिन था। प्रजातीय भेदभाव इस कदर था, ठीक है, कि भर्ती में भी, और इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की कहानी आती है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जब आईएएस की परीक्षा जो है वो पास कर गए थे, लेकिन कई तरह के उसके साथ जो है उसमें नुक्स लगाए गए। बाद में उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिए। भारतीय शिक्षित एवं मध्यम वर्ग इससे मर्माहत हो गया। इसने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह टॉपिक। अगला हम देखते हैं भारत का राजनीतिक एकीकरण। अब जो है भारत का राजनीतिक एकीकरण होता है कि भारत में अंग्रेजों ने उग्र राज्य साम्राज्यवादी नीति अपनाई। साम्राज्यवादी नीति मैंने पहले से भी चर्चा कर रखा है। वारेन हेस्टिंग जो थे पहले वायसराय थे ब्रिटिश हुकूमत की ओर से। वारेन हेस्टिंग से लेकर के लॉर्ड डलहौजी ने येन केन प्राकृतिक देशी रियासतों को अपना अधीनस्थ बना लिया। सन 1857 के विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने सभी देशी राज्यों को अंग्रेजी अधिसत्ता में ले लिया। इससे एक प्रकार से क्या हुआ, भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण हो गया। कहने का मतलब था कि सन 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो ब्रिटिश की महारानी थी उन्होंने शासन सत्ता को कहा ब्रिटिश सीधा क्या किया, इंग्लैंड से संचालित करना स्टार्ट कर दिया। और इसके कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण हो गया। पूरे देश में समान राजनीतिक प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था लागू हुई और भारत एक सूत्र में बंध गया। अब देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा रेल और डाक की व्यवस्था से आवागमन और संचार की सुविधा बढ़ गई। इससे संपूर्ण भारत में स्थानीयता की भावना के स्थान पर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। यानी कि जो अंग्रेजी हुकूमत शोषण किया वो बदले में कुछ दिया भी। अब नेक्स्ट देखते हैं सरकार की प्रतिगामी नीति। इसमें
लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन की कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को देखना जरूरी है। लिटन और रिपन की प्रतिगामी नीतियों ने भारतीयों को भारतीयों का क्या किया, आक्रोश और बढ़ाने का काम किया। लिटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत में क्या था कि प्रेस के माध्यम से क्या होता था कि सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाया जाता था, और ये क्या किया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, हिंदी समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया कि जिससे सरकार की नीति या सरकार जो है क्रांतिकारियों के साथ क्या कौन सा व्यवहार कर रही है ये किसी को पता ना चले, और जिससे समाज में उग्रता की भावना ना पनपे। लिटन ने भारत आने वाले कपड़े पर आयात शुल्क हटा दिया, जिससे सारा जो है उद्योग धंधा भारत का नष्ट हो गया। अफगान युद्ध का खर्च जो है वह भारत के राजस्व से ही वसूला गया। आगे हम देखते हैं कि भारतीयों के हथियार रखने पर आर्म्स एक्ट आया गया। आर्म्स एक्ट के माध्यम से 1879 द्वारा जो है वो प्रतिबंध लगाया कि भारत लोग जो है आर्म्स नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सिविल सर्विसेज में भारतीयों के प्रवेश की आयु भी उसने घटा दी। लिटन का सबसे अधिक और विवादास्पद कार्य था, जिस समय भारत में भूखमरी और अकाल का समय था, उस समय उसने भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया और उसमें पैसा को पानी की तरह बहाने का काम किया। यह जले पर नमक छिड़कने से कम नहीं था। रिपन ने इल्बर्ट बिल द्वारा भारतीयों को अपमानित किया। यह इल्बर्ट बिल क्या है कि इल्बर्ट बिल के माध्यम से यूरोपियों लोगों की मुकदमे सुनने की शक्ति जो है वो भारतीय जज को भी दी गई थी, और यूरोपियों के द्वारा जो है वो विरोध किया गया, जिससे सरकार जो है पुनः इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया, जिससे भारतीय लोगों के क्या है कि इज्जत पे बट्टा लगने का काम हुआ। नेक्स्ट, सरकार बिल वापस ले लिए। अब देखते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन द्वारा क्या है पारित कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया और इसके द्वारा विश्वविद्यालय पर नियंत्रण स्थापित किया गया। 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंगभंग आंदोलन हुआ, इससे राष्ट्रवादी तूफान आया। सरकार ने 1907 में देशद्रोही सभा अधिनियम द्वारा सभा पर रोक लगाने का प्रयास किया, इससे भी सरकार का विरोध हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। 19वीं शताब्दी में क्षेत्रीय स्तर पर कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, मुंबई एसोसिएशन इत्यादि। इसके अलावे 1885 में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, और कांग्रेस ने राष्ट्रवादी गतिविधियों को संगठित कर उन्हें एक नई दिशा देने का प्रयास किया। कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को अच्छे ढंग से चलाया गया। ठीक है, और आज का जो है टॉपिक यहाँ तक था बच्चों। आज केवल आप लोगों को बताया गया है कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद का भारत में उदय कैसे हुआ। अगले चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।